औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मुगल। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब जावेद इकबाल हाशमी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेहमान असम्बली पे और अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो अलामिया जारी किया है, जो एहतजाज का ऐलान किया है, उसके बाद उनकी मुश्किलात में क्या इजाफ़ा हुआ है उस पर बात करेंगे और दीगर मौज़ूआत भी हमारे पास मौजूद हैं। मैं सबसे पहले जनाब जावेद इकबाल हाशमी साहब आपसे जानना चाहूँगा, बताइएगा हमारे मेहमान असम्बली की जो 3.5 साल कारकर्दगी है, थोड़ा सा इस पर बात कीजिएगा। और बिलखसूस जो असम्बली का अजलास जिसका एक दिन के जो अखराजात हैं अलाउंसेस समेत वो तकरीबन में 80 लाख रुपये में पड़ते हैं, इन 3.5 सालों में हमारे मेहमान असम्बली की कारकर्दगी कैसी रही, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, आज आपने आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के मेम्बरान की कारकर्दगी का सवाल पूछकर जो है वो बहुत लोगों के ज़ख्म जो है ना उन पर नमक छिड़कने की कोशिश की है। कानून साज असम्बली जो है वो 53 मेम्बरान असम्बली पर मुश्तमिल है। इसका इंतखाब जो है वो आपको पता है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और मौजूदा असम्बली जुलाई 2021 को मुंतखब हुई थी और ये वाहिद असम्बली है जिसको 3 वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करने का एजाज़ हासिल हो चुका है और अभी इसकी मुद्दत ख़त्म नहीं हुई है और ख़दशा है कि ये कहीं एक वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद इंतखाब ना कर सके। तो जो मेम्बरान असम्बली की कारकर्दगी है, मेम्बरान असम्बली चूँकि वोट लेकर आते हैं बराह रास्त अवाम से, तो फिर अवाम के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अवाम के नुमाइंदा होने के नाते इनका ये बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो कानून साज असम्बली के अंदर अवामी हकूक़ की बात करें और ऐसी पॉलिसियाँ तश्कील दें, ऐसी कानून साजी करें जो अवाम के बुनियादी मामलात के के लिए तहफ़्फ़ुज़ का बाइस साबित हो। लेकिन अगर आप इनफरादी तौर पर जायज़ा लें तो हमारी जो मौजूदा असम्बली है इसके अंदर अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो नए हैं, ना तजर्बाकार हैं। ठीक है। और एक हमारी यहाँ रवायत बन चुकी है कि मेम्बरान असम्बली जो है ना वो जब असम्बली में पहुँचते हैं फिर उनकी अगली तरजीह जो होती है, पहली तरजीह सियासी कारकुन की असम्बली में पहुँचना होती है और उसके बाद फिर मेंबर असम्बली बनकर वज़ीर बनना जो है ना वो तरजीह होती है। वज़ीर बनकर फिर सब जो है ना वो अपने अपने हल्के तक महदूद हो जाते हैं और हल्के तक जो है ना महदूद होने का जो टारगेट होता है उसका यही होता है जी कि किसी तरह कोई असामियाँ खाली मिलें जहाँ हम अपने अजीज़ व कारब को भर्ती कर सकें। ये असम्बली जो है ना इस असम्बली को इतना मौका तो नहीं मिल सकता इस 1 साल के दौरान कि वो अपने अजीज़ व कारब को भर्ती कर सके, लेकिन पिछले 2 साल जो शुरू के हैं उसमें जो है ना तमाम हदें अबूर की गई। तनवीर रियाज साहब के क्यूम नियाजी साहब ने तो अपना पूरा ख़ानदान ही भर्ती कर दिया था। तनवीर रियाज साहब ने भी बादशाह का सिलसिला शुरू किया, जो भी नज़र आया उसे मुशीर से कम नहीं रखा। उन्हें पता ही नहीं था कि मुशीर जो है वो किस तरह उसका क्या अमल होता है, ठीक है, वो किस तरीकाकार क्या है, उसको क्या मुराद हासिल होती है। लेकिन अनवार उल हक साहब ने आकर इसका रास्ता रोका है, ये रोक लगाई है, ये रोक लगी है। लेकिन मेम्बरान असम्बली जो है वो ना तजर्बाकार होने की वजह से अवाम की नुमाइंदगी का हक अदा नहीं कर सके। आप मेरे ज़ुबान से क्यों ऐसी बात सुनना चाहते हैं जो आज़ाद कश्मीर के अवाम के दिलों की तर्जुमान नहीं है। ज़बरदस्ती जो है ना आप चाहते हैं कि मैं ऐसे कामों की तारीफ करूं जो इनका ज़मीन पर कोई वजूद नहीं है। मैं मेम्बरान असम्बली की बात कर रहा हूँ। इस वक्त जो है ना वज़ीर-ए-आज़म साहब की शख्सियत या उनका किरदार ज़ेर बहस नहीं है, ठीक है, बस इन मेम्बरान असम्बली हम उनको ज़ेर बहस ला सकते हैं। तो इस हवाले से जो मेम्बरान असम्बली हैं इनके हमारे पास एक रिपोर्ट आई है कि 13वीं तरमीम के बाद जो है ना वो असम्बली का 60 वर्किंग डेज साल के अंदर जो है ना वो इजलास होना ज़रूरी है। ठीक है। जो पिछला साल गुजरा है उसमें ये आइनी तौर पर इनराफ किया गया, आइन की नफ़ी की गई, खिलाफ वर्जी की गई। 60 दिन पूरे नहीं हुए, सिर्फ 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक 23 दिन इजलास हुआ है कानून साज असम्बली का। वर्किंग डेज जो है वो 23 हैं और 53 के अवान में कोई एक मेंबर असम्बली भी ऐसा नहीं है जिसको ये एजाज़ हासिल हो कि वो इन 23 वर्किंग डेज में असम्बली के इजलास में शरीक हुआ हो। 5 मेम्बरान असम्बली को एजाज़ हासिल हुआ है जिन्होंने 22 दिन जो है वो उनके नाम बता सकते हैं जी। उनमें राजा फारूक हैदर खान साहब हैं, सरदार मोहम्मद हुसैन साहब हैं, मियाँ वहीद साहब हैं, नसारा अब्बासी हैं और चौधरी अखलाक साहब हैं जिन्होंने ये 5 सारे इजलास नहीं अटेंड किए। 23 में से 22 दिन जो है ना वो इजलासों में शरीक हुए हैं। एक मेंबर असम्बली हैं
चौधरी अलीशान सोनी साहब जो सिर्फ एक दिन के लिए हाजिर हुए हैं, उन्हें एक दिन असम्बली में आने का इजाज़त हासिल हुआ है। और एक मेंबर असम्बली है इकबाल माओ जो ओवरसीज़ की नुमाइंदगी करते हैं, वो उन्हें एक दिन भी असम्बली में आने की तौफीक नहीं हुई है माशाल्लाह। और ये अब ये इसका जायज़ा लेना चाहिए कि देखना जाना चाहिए कि कानून साज असम्बली के वो मेंबरान जो एक साल के दौरान किसी एक इजलास में भी शरीक नहीं हुए, उनकी मेंबरशिप की क्या सूरत हाल है। माजी में सरदार खालिद इब्राहिम साहब जो है वो असम्बली से मुसलसल गैरहाज़िरी की बुनियाद पर जो है ना वो मेंबरशिप से महरूम हो चुके हैं। एक असम्बली के रिकॉर्ड पर ये बात मौजूद है। अब आपने जो बात की थी कि असम्बली के एक दिन के इजलास पर जो है वो 70 से 80 लाख रुपए खर्च होते हैं, अगर दीगर खर्चात जो हैं वो इंतजामी खर्चात में से शामिल कर लिए जाए तो ये 1 करोड़ रुपया बनता है। और अगर 60 दिन पूरे कर दीजिए तो 60 करोड़ रुपए असम्बली के इजलासों पर खर्च होते हैं। ये तो हाशमी साहब सिस्टम में बहुत बड़ा बोझ है जी। ये सिस्टम में सिर्फ बोझ नहीं है। आप देखें कि असम्बली मेंबर जो इजलास में शरीक होगा उसको असम्बली के एक दिन के लिए वो आएगा तो उसको 3 दिन पहले और 3 दिन बाद मजमूई तौर पर एक दिन के इजलास के लिए उसको 7 दिन का अलाउंस मिलेगा। ये पता नहीं किस तरह की कानून साजी है। उसको जो अपने हल्के से वो चलेगा तो मिलानिया जितना भी बढ़ेगा उसको भी मिलेंगे, आने जाने के 5 रुपए फी किलोमीटर जो है उसको सफरी खर्चात भी मिलेंगे। असम्बली में रिहायशी जो है वो सब्सिडी मिलती है, वहाँ खाने पीने पर सब्सिडी मिलती है, दफ्तर बैठने पर सब्सिडी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो ये अगर इनकी कारकर्दगी और इनको मिलने वाली मुराद को तकाबली जायज़ा लिया जाए तो जितने भी मेंबरान असम्बली हैं उनको मिलने वाले जो मुराद हैं, तनख्वाह हैं, वो उनकी कारकर्दगी उनकी उससे मुताबिकत नहीं रखती है। कोई भी मेंबर असम्बली जस्टिफाई नहीं कर सकता कि उसने जो सरकारी खजाने से जो पैसे वसूल किए हैं वो हलाल हैं। जिस तरह हम मेंबरान असम्बली से सरकारी मुलाजमीन से ये मुतालबा करते हैं कि वो तनख्वाहें जो वसूल करते हैं वो हलाल करके खाएं, इसी तरह मेंबरान असम्बली का भी ये फ़र्ज़ है। या तो ये मुराद न लें सरकारी खजाने से, फिर तो कह सकते हैं कि ये खिदमत कर रहे हैं। अब खिदमत का मुआवजा नहीं होता। अब ये एक तरफ जब ये इलेक्शन में जाते हैं तो कहते हैं कि हमें खिदमत का मौका दें। इनका मंशूर ही होता है कि हम खिदमत करना चाहते हैं, खिदमत कर रहे हैं। आज भी दावे हो रहे हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं, हमारी सियासत खिदमत की सियासत है, लेकिन सरकारी खजाने से मुआवजा लेकर कौन सी खिदमत होती है। अच्छा आजमी साहब ये बताइएगा कि अगर ये सूरत हाल है कि यही कारकर्दगी है, आने वाले इंतखाबात में ये मेहमान असम्बली अगर इनको दोबारा टिकट मिलता है जमातों की जानब से तो ये अवाम का सामना किस तरह कर पाएंगे? देखें जी, वोट जो है ना वो कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं मिलते। ये आपको अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है। कश्मीर में बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के अंदर बरादरियां और कबीले जो है ना इलेक्शन के दिनों में जिंदा हो जाते हैं। वोट के लिए जो है ना आपको फिर बरादरी और कबीला की तरफ जाना पड़ता है मजबूरन। ये हमारे सियासतदानों की कामयाबी है कि उन्होंने इस खित्ते के छोटे से खित्ते की महदूद आबादी को इलाकों और बरादरी कबीलों में तकसीम कर दिया है। और बड़ी परेशान कौन बात यह है कि जो बड़े आला तालीम याफ्ता लोग जो हैं, डिग्री याफ्ता PhD और MPhil लोग जो है वो भी इस लानत में बुरी तरह धंसे हुए हैं। जब पढ़े लिखे लोग जो है ना वो बरादरी और कबीलों पर में तकसीम होकर जो है ना वो सोचें तो फिर उन्हें तालीम देने का भी मैं समझता हूँ कि कोई फायदा नहीं है। तालीम ने इन लोगों का जो है ना कुछ नहीं बिगाड़ा। शऊर जो है ना वो बुनियादी तौर पर इंसानियत की असल मज़हब है, इंसानियत असल जो है वो क्या कहते हैं उसको कि असल मंशूर है। तालीम का देने का मतलब जो है वो इंसानियत की पहचान करना होता है और सब इंसान बराबर हैं। उनमें से जिसका शऊर बेहतर है, वो जो जिसके अमाल बेहतर हैं, जो अल्लाह के नज़दीक परहेजगार है, उसका दर्जा बेहतर है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो तालीम याफ्ता होकर बाशऊर हो। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि आप कहने का मकसद ये है कि सियासी जमातों में जो मौजूद लोग हैं, मेहमान असम्बली हैं, उनका तल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, लेकिन मुराद के मामले में इस मामले में वो उस क्लब के अंदर इनका एजेंडा एक ही है। सब इस बात पर मुत्तफिक है जी कि कौमी खजाने से किस तरह अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहा है। इस पर सबका इत्तफाक है, मिल कर खाने पर सबका इत्तफाक है। इस तरह आप कह सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है, ये खित्ता जो है, इनके लिए तो सोने की चिड़िया है जी। सोने की चिड़िया नहीं है बल्कि ये तो सोने की खान है। अच्छा अभी तक आगे चलते हैं। ये बताइएगा, अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने गुज़श्ता दिनों रावलाकोट में एक बहुत बड़ा अपना योम तसीसी सालाना तसीसी जलसा किया, जिसमें बिजली और आटे के बाद जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड में जो बाकी निकात थे उसके हल के लिए उन्होंने गवर्नमेंट को जो है वो वक्त दिया कि अगर आप 15 तारीख तक इसको हल नहीं करते, हमारे मुतालबात हल नहीं करते
तो हम एक बार फिर लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। लेकिन शनीद में आया है कि इस बार हुकूमत का मूड कुछ और है, कुछ और इकदाम किए जा रहे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी से उनके इकदाम से निपटने के लिए कुछ होने जा रहा है। क्या हालात हैं आपके पास? जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के तसीसी जलसा रावला कोर्ट पर हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है कि 1 साल मुकम्मल होने पर उन्होंने रावला कोर्ट में जलसा मुनक्कद करके तो कामयाब रहा वो। नए चार्टर ऑफ डिमांड जो है ना, आपने उसका मुतालबा किया है कि जो हमारा मंजूर शुदा चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें से 10 निकात में से 2 पर अमल दरामद हुआ है, सस्ती बिजली और सस्ता आटा, और जिसने उनकी हौसला अफजाई की और अब उन्होंने दिगर जो 8 मामला हैं उन पर अमल दरामद का मुतालबा किया है, जिसके लिए 15 अक्टूबर की डेडलाइन दी है। अगर 15 अक्टूबर तक अमल दरामद ना हुआ तो 24 को फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर देखें ज़मीनी सूरत हाल, तो हालात जो है ना वो किसी नए लॉन्ग मार्च के लिए मुनासिब नहीं है, मुतमल भी नहीं हो सकते और मुनासिब भी नहीं है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को जो इज्जत मिलनी थी मिल चुकी है। अब इससे आगे जो उनके मामलात हैं, जो इस वक्त उनका सबसे पहला मुतालबा है वो अशराफिया की मुराद के खात्मे का है। और अशराफिया की मुराद के खात्मे का मतलब ये है कि आप हुक्मरानों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप अपनी मुराद ख़त्म कर दें, मौजूद या साबिक़ हुक्मरान, तो वो सारे यकजा हैं। तो जब वो इकट्ठे हैं तो वो सारे मिलकर जो है ना अब इनके खिलाफ सरगर्म करेंगे इनको। ठीक है, जो इस वाले से हमारी इतलात के मुताबिक काम शुरू हो चुका है और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को भी अपनी उस मैंडेट से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो सियासी नारे, सियासी जो मुतालबात हैं वो अपने उस चार्टर ऑफ डिमांड के साथ नहीं बनाना चाहिए। सियासत आपका काम नहीं है, सियासत सियासी जमातों का काम है। सियासी जमातों ने आपको पूरा मौका दिया है कि आप जो जॉइंट सस्ते आटे और सस्ती बिजली और दीगर मामलात के लिए जो है ना आप एहतजाज करें, यह आपका हक है। अगर सियासी जमातें इस अमल में शामिल हो जाती तो ये तहरीक कामयाब नहीं हो सकती थी। आज अगर सियासी जमातें दोबारा इसमें शामिल हो गई तो फिर आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। आपको जो इज्जत वकार और जो मिलना था, जो कुछ वो मिल चुका है। आगे बढ़ने के लिए जो है ना आपको अब एहतियात की ज़रूरत है। अपने अंदर मौजूद जो ऐसे लोग जो आपका प्लेटफार्म अपने मजमून मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी बेखनी करनी होगी, उनकी छानबीन करनी होगी, उन्हें अपनी सफ़ों से अलग करना होगा। अच्छा, जब तक ये लोग वो लोग जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का प्लेटफार्म अपने मजमून मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस खित्ते के साथ भी जाती कर रहे हैं, ताजरों के साथ भी जाती कर रहे हैं। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में शामिल तमाम मुकातबे फ़िक्र के लिए ये खतरे की घंटी है, ये सोचने का मुकाम है। अच्छा आजमी साहब, ये बताइएगा कि इस तहरीक में आप समझते हैं कुछ किरदार ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एजेंडा अवामी मुतालबात नहीं है, उनके अपने मकासद हैं? बिल्कुल ऐसे लोग मौजूद हैं और उन्होंने अमलन ऐसा किया भी है कि इंतशार फैलाना जिनका बुनियादी मकसद है। और इस खिते के अंदर बदअमनी और इंतशार और खलफशार किसके मफाद में है? हमारा दुश्मन जो है वो ये चाहता है कि इस आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना वो खलफशार, इंतशार और इख्तलाफात मौजूद रहे। चूँकि हिंदुस्तान जो है वो 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर पर अपना कब्ज़ा जो है नए अंदाज में जमा चुका है। वो आज़ाद कश्मीर से उठने वाली आवाज़ों से डरता है, खौफज़दा है और इन आवाज़ों को दबाने के लिए उसने हमें आटे और बिजली और दीगर मामलात के पीछे लगा दिया है। और इसको ये जो हमारी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस तरह की जो तारीख चली है, इसको जो सोशल मीडिया पर बैरून मुल्क से जो पजीराई मिली है, जो वो इस बात की को साबित करने के लिए काफ़ी है जी कि दुश्मन ने हमारे इस आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतशार, खलफशार और बदएतमादी और सिस्टम के ख़िलाफ़ जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बगावत किसी माहौल पैदा करने की कोशिश की है। और इसमें पसे पर्दा जो है ना ऐसे कुफ्ते मौजूद हैं जो इस खित्ते के अमन को तबाह करने पर तुली हुई हैं, जिन्हें इस खित्ते का अमन और इस खित्ते का जो सियासी शऊर है और जो इस खित्ते की जो तरक्की और खुशहाली है वो किसी सूरत से बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी को अपने चार्टर ऑफ डिमांड के हल के लिए अंतई बावकार तरीके से पुरअमन तरीके से जद्दोजहद करनी चाहिए और उन किरदारों पर नज़र रखनी चाहिए जो उनकी तहरीक को हाईजैक करके अपने मकासद हासिल करना चाहिए। बिल्कुल, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ही नहीं, अब हुकूमत आज़ाद कश्मीर को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हुकूमत ने भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस्तेमाल करने का दरपर्दा सिलसिला शुरू कर रखा है और खुसूसन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का किरदार इस हवाले से तहकीक तलब है। अगर मई में होने वाले वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए या जॉइंट JIT बना दी जाए तो बहुत सारे ऐसे चेहरे सामने आएंगे जिनका किरदार इंतहाई घिनौना है।
मैं ये बात जोर देकर इसलिए कह रहा हूँ कि एक तहरीक जब कामयाब हो गई है तो उस तहरीक के जो मकासद हैं, जो नताइज हैं, उनको अवाम तक पहुँचना चाहिए। अभी सस्ती बिजली और सस्ते आटे के जो फ़वाइद हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुँचे हैं। बिजली सस्ती हुई है लेकिन महंगाई में कोई कमी वाक़या नहीं हुई। ठीक है, ये इंतज़ामिया और हुकूमत की नाअहली है। सस्ता आटा तो आपने ऐलान कर दिया, उस पर आपको सब्सिडी भी आप वफाकी हुकूमत से लेकर जो है ना वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सस्ता आटा पूरे आज़ाद कश्मीर में यकसा दस्तियाब नहीं है। आपका आटा जो मिल रहा है वो इंतहाई गैर मयारी और मुज़र सेहत है। जो गंदम आपको ले रहे हैं, पैसे देकर जो ले रहे हैं, वो गंदम जो है ना वो किसी सूरत भी हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक मयारी गंदम नहीं है। आप पैसे देकर एक नाक़िस चीज़ खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी और मकसद के लिए लगे हुए हैं। हुकूमत दावेदार तो बहुत सारे मामला किया, लेकर अमलन जो है ना सूरत इसके बरक्स है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ साथ हुकूमत आज़ाद कश्मीर को भी अपनी सफ़ों के अंदर, अपने दिल के अंदर और अपने दरबान के अंदर जानकर जो है ना वो देखना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की। आगे चलते हैं, शॉर्टली बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की यूथ विंग की जो है वो तंजीम साजी हुई है। इसमें शनीद यह है कि राजा फारूक हैदर साबिक़ वज़ीर में उनसे मुतल्लिक़ जो लोग हैं उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया और इस हवाले से कुछ कशमकश शुरू हो गई है। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो कशमकश तो पहले दिन से मौजूद है। जब से शाह गुलाम कादर साहब सदर बने हैं तो आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के एक बड़े तबका ने शाह साहब को दिली तौर पर मुस्लिम लीग नून का सदर कबूल नहीं किया। और ये हकीकत है कि फारूक हैदर साहब जो है वो कारकुन क्लास की बात कर रहे हैं या मैं मजमूई तौर पर बात कर रहा हूँ कि कारकुनों में भी और ऊपर भी जो है ना, चूँकि ये फैसला ऊपर से आया हुआ है और ऊपर से आने वाला फैसला जो है ना बाबर मजबूरी कबूल किया गया है, लेकिन कारकुनों ने इस फैसले को दिली तौर पर कबूल नहीं किया। और फारूक हैदर साहब के लिए आज़ाद कश्मीर के अंदर उनके जो बयानिया है, फारूक हैदर साहब का जो ब्लंट बयानिया है, उसको बहुत पजीराई मिल रही है। और फारूक हैदर साहब के बारे में इतलात ये हैं कि वो अवाम राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं। शाह गुलाम कादर साहब जो हैं वो तंजीमी मामलात के पर तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने यूथ विंग की जो तंजीम साजी की है उसमें उन्होंने अपने तौर पर कर दिया, लेकिन बेहतर होता कि वो फारूक हैदर साहब को भी ऑन बोर्ड लेते और उन मुजफ्फराबाद जवीन को इसमें भरपूर नुमाइंदगी देते। उन्होंने नुमाइंदगी जो दी है वो मनपसंद लोगों को दी है और जिस पर रद्द अमल है। माजी में भी ऐसा हुआ है कि जब यूथ विंग के चेयरमैन रायवेंट से नामजद हुए थे तो फारूक हैदर साहब ने उसे कबूल नहीं किया था और वो 10 साल मुसलसल चेयरमैन नामजद रहा, लेकिन अवाम में वो अपनी फुटिंग और नौजवानों में अपनी फुटिंग साबित नहीं कर सका। आप जो है ना ये जब पार्टी आपकी नौजवानों ने संभालनी है मुस्तकबिल करीम में, तो आप ये मुस्तकबिल के लिए क़यादत तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। अहलियत सलाहियत की बुनियाद पर जो है ना वो तंजीम साजी होनी चाहिए और ऐसे नौजवानों को मौका मिलना चाहिए जो इस अहल हों, बरादरी, ज़ात, कबीले और इलाके से बाला होकर जो है ना जब ये फैसले किए जाएंगे तो फिर जमात मजबूत होगी। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। नाज़रीन, नए प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।